नमस्ते, जय हिंद। मैं ज्योति सिंह डू स्टडी चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अब हम जो होम साइंस का जो टॉपिक लेके चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, 19 चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास। 6 से 11 साल के बीच के बच्चे में कैसे कैसे विकास होते हैं, वो किस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं और उनको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, हम इस चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह भी बताया जाता है कि बच्चा कितना सोच सकता है और कितना दूर तक नहीं सोच सकता। तो ये हमारा एक साइंस का टॉपिक भी हो गया, तो ये हुआ ना हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो भाई सिंपल सीधी बात है, होम साइंस में हर टॉपिक जो है वो क्या है, इंटरेस्टिंग। तो हम अपना एनआईएस का जो होम साइंस का चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली स्लाइड जो है, अकॉर्डिंग टू वृद्धि और विकास। पहले तो हमें समझना पड़ेगा वृद्धि और विकास क्या होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है सेम टू सेम वृद्धि और विकास। नहीं, वृद्धि और विकास में बहुत सारा अगर हम देखें तो डिफरेंट। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना और विकास का मतलब होता है बदलना। अब वृद्धि क्या हो गई, जैसे नॉर्मली जो दिखती है, नॉर्मल अगर हम बात करें कि एक बच्चे की जो हाइट है वो अभी बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी, हो सकता है 16-17 तक बढ़े या फिर 21 तक बढ़े, लेकिन उसकी जो वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और अगर हम विकास की बात करें तो चीजें क्या होती रहती हैं, इसके अंदर बदलती रहती हैं, बदलाव होता रहता है। हम सोचने में बदलते हैं, हम अपनी चीजों को करने में बदलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी सोचने की जो थिंकिंग पावर है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। ये 4 मुख्य अवस्थाओं में होता है। अब सिंपल सीधी बात है, 4 मुख्य अवस्था होती कौन सी है? पहली होती है शैशव अवस्था, उसके बाद होती है बाल अवस्था, किशोरी अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा कि बच्चा कैसे विकास करेगा, बच्चा कैसे वृद्धि करेगा, हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब इसमें उम्र क्या होती है? उम्र होती है 6 से 11 वर्ष। मध्य शैशविक अवस्था की मैंने जैसे बताया कि व्यवस्था जो है हम कौन सी पढ़ रहे हैं, बाल अवस्था। अकॉर्डिंग टू मध्य शैशविक अवस्था है, इसके अंदर मिडिल चाइल्डहुड आ जाता है। मिडिल मतलब बच्चा ना तो बिल्कुल छोटा है और ना ही बहुत ज्यादा बड़ा है, मिडिल में वो चल रहा है। इस आयु में बच्चों की मानसिक और शारीरिक क्षमता तेजी से विकसित होती है। बच्चा बहुत तेजी से सारी चीजें कैच करता है। अगर आप उसको इसी आयु में कोई लैंग्वेज सिखा देंगे वो तुरंत सीख लेगा। उसकी शारीरिक क्षमता और उसकी मानसिक दोनों चीजें बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर बच्चा इसी उम्र में फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसकी बॉडी, उसके मसल्स और उसकी अगर हम बात करें स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा आगे की उम्र के लिए बढ़ जाते हैं और उसको आगे उम्र में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मानसिक विकास की अगर हम बात करें तो इसी उम्र में बच्चा हर एक चीज सीखता है, जोड़ना, घटाना और क्या कहते हैं, मतलब रिसाइकल की अगर हम बात करें या रिवर्स थिंकिंग की बात करें, वो सारी चीजें इस उम्र में वो सीखने शुरू कर देते हैं। हर बच्चे की विकास गति समवट अलग अलग होती है। सिंपल भाई, एक बच्चा एक जैसा तो नहीं होता। अगर एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो इसका मतलब दूसरा बच्चा खेल कूद में अच्छा होगा और तीसरा बच्चा टेक्नोलॉजी में अच्छा होगा। तो हर बच्चे में डेवलपमेंट का अलग अलग पार्ट होता है। जरूरी नहीं है कि हम जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो हम दूसरे बच्चे को भी प्रेशराइज करें, नहीं भाई तुम भी पढ़ो, तुम्हारे भी मार्क्स अच्छे हैं। नहीं, हर बच्चे की अगर स्ट्रेंथ की बात करें और डेवलपमेंट की बात करें तो हर बच्चे का डेवलपमेंट हर तरीके से अलग अलग होता है। किसी का फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा होता है, किसी का मेंटल डेवलपमेंट ज्यादा होता है, तो हर चीज में डिफरेंट होते हैं। अब ये नहीं है कि हर एक 6 साल के बच्चे में हम हर 6 साल के बच्चों को नहीं 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 सबको पढ़ना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे शारीरिक विकास की विशेषता। शारीरिक विकास की विशेषता है क्या? शारीरिक विकास, लड़कों लड़कियों की लंबाई व वजन लगातार बढ़ती रहती है। ये वो एज है जहां पे बहुत तेजी से लंबाई बढ़ती है, जिसको अगर हम बात करें इस समय किसी बच्चे ने अगर फिजिकली अपने आप को फिट कर लिया, फिजिकली स्पोर्ट्स में या किसी चीज में अपने आप को पार्ट दिया, तो इसका मतलब उसकी हाइट भी अच्छी खासी होगी। और उसकी अगर हम बात करें तो वजन भी उसका क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि बच्चा अगर मोटा हो जाए ना तो उसके अंदर तभी भी बीमारी आ जाएंगी, और जरूरत से पतला होगा तो उसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी और बीमारियों की लगत एकदम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। 6 से 11 वर्ष तक के हर वर्ष लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर और 2 से 3 किलोग्राम का क्या बढ़ता है, वजन। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है बट बढ़ता है, और 11 तक हाइट अच्छी हो सकती है। लड़कियों में किसी किसी वर्ष में वृद्धि तेज दिखाई देती है। लड़कियों में अगर हम बात करें तो लड़कों इस उम्र में, इस एज में लड़कियों की जो वृद्धि है, हाइट है, वो लड़कों से बहुत तेजी से बढ़ती है।
लड़कों की भी बढ़ती है, लेकिन लड़कियों की उनसे उनके कंपैरिजन में ज्यादा तेज बढ़ना शुरू हो जाती है। आयु अनुसार दंत, हड्डियां, मांसपेशियों में सुगठित अगर हम बात करें तो विकास दिखाई देता है। अब देखिए, इस उम्र में दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। जो नॉर्मली जो पहले के दांत होते हैं वो टूटते हैं और दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब धीरे 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 ये 32 दांत बनना शुरू हो जाएंगे। हड्डियां क्या हो जाएंगी? अब हड्डियों को अगर हम अच्छा कैल्शियम, अच्छा प्रोटीन, अच्छा खाना पीना दे रहे हैं तो हड्डियां मजबूत होंगी। अगर हम हड्डियों को नहीं दे रहे, ना कैल्शियम दे रहे, ना मिनरल्स दे रहे, ना खाना पीना दे रहे, तो हमारी हड्डियां क्या हो जाएंगी? बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। मांसपेशियां, हमारे मसल्स, वो भी हमारे खाने पीने पे डिपेंड है। ये वो एज है जहां पे कोई भी बच्चा पूरा बैलेंस डाइट लेता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उसके मसल्स, उसकी हड्डियां और उसके दांत और मानसिक, अगर हम बात करें उसकी क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ की, तो वो बहुत ज्यादा क्या होती है? अच्छी होती है। नोट, 11 से 13 साल के बाद वृद्धि और तेज हो जाती है। 11 से 13 साल में हाइट में वृद्धि बहुत तेज हो जाती है। नॉर्मली अगर हम बात करें, और स्ट्रेंथ में भी वृद्धि बहुत अच्छी होती है। लेकिन सारी चीजें डिपेंड करती हैं खाने पीने और फिजिकल एक्टिविटीज पे। अगर बच्चा घर में बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर ले, कोई बच्चा जो है वो घर में बैठा है, इसी उम्र में 6 से 11 की उम्र में बैठा हुआ है, और वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, तो उसकी हाइट भी छोटी रह जाएगी, उसकी मसल्स भी कमजोर होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो अपने दिमाग से कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पाएगा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका अच्छा बैलेंस डाइट हो, वो अच्छा प्रोटीन ले, मिनरल्स ले, और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व जरूर हो, तभी बच्चे का विकास होगा, नहीं तो विकास होना मुश्किल है। अब हम बात करेंगे दंत, हड्डी और मांसपेशियों का विकास कैसे होता है। 3 वर्ष की उम्र में 20 दूध के दांत होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं। 6 से 11 वर्ष तक कुल 28 स्थायी दांत निकल आते हैं, 28 टोटल प्रॉपर। इस दौरान जबड़ा व दांतों की रचना मजबूत हो जाती है, क्योंकि अब सिंपल सीधी बात है, दूध के दांत निकल चुके हैं, तो जो उसकी जो मसूड़े हैं, और नॉर्मली अगर हम बात करें तो जबड़े की बात करें, तो इस टाइम पे बिल्कुल, अगर किसी बच्चे को हम थप्पड़ मार रहे हैं इस टाइम पे, तो नॉर्मली कम एहसास होगा, लेकिन अगर हम छोटे बच्चे को मारेंगे तो ये वाला एरिया जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? सॉफ्ट होता है। धीरे 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 ये वाला एरिया हार्ड होता चला जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? दांतों की वजह से। माता पिता को दांतों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माता पिता प्लस बच्चे दोनों को साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। दांत मजबूत रखने हैं और लंबी उम्र तक चलाने हैं तो ब्रश करना है, और दिन में 2 बार ब्रश करना होता है। मिल्क, दूध, जो हमारी दांतों को क्या देता है? कैल्शियम देता है। तो ये सारी चीजें हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मांसपेशियों, अगर हम बात करें, मांसपेशियां सशक्त और कठीली हो जाती हैं, एकदम बहुत ज्यादा पावर हो जाती है। और आप मतलब किसी से भी अगर हम बात करें, अगर आप फिजिकली कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह जीतते हैं या कोई भी नॉर्मली स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो, तो उसमें मसल्स बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो उसके लिए मसल्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि नॉर्मल हमने बात की कि 6 से 11 बच्चे की जो उम्र होती है उसमें मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अच्छा खाना खाना पड़ेगा, कैल्शियम प्रोटीन से पूरा भरपूर खाना खाना पड़ेगा, तभी हमारे मसल्स और हमारी जो हड्डियां हैं वो क्या हो सकती हैं? मजबूत हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मोटर विकास एवं समन्वय। अब मोटर विकास की अगर हम बात करें तो इस उम्र में बच्चे खेल, दौड़, कूद, अगर हम बात करें तैराकी, ये सब में एकदम बहुत दक्ष होते हैं। एकदम अगर हम बात करें तो उनको हर चीज आती है। हम कुछ भी सिखा दें उन्हें, दौड़ना सिखा दे, खेलना सिखा दे, तैराकी सिखा दे, वो तुरंत उसको कैच करेंगे और जल्दी उस चीज को सीख लेंगे। मांसपेशी समन्वय में 2 प्रकार होते हैं, एक होती है स्थूल और दूसरी होती है सूक्ष्म। स्थूल में जिसमें सबसे ज्यादा मसल पावर और स्ट्रेंथ पावर लगे, जैसे दौड़ना, कूदना, झूला झूलना, सिंपल सीधी बात। और अगर हम सूक्ष्म की बात करें, जिसमें हम अपने हाथों को थोड़ा बहुत हिला के, अपने पैरों को थोड़ा बहुत हिला के काम कर सकते हैं। लिखना, हम 2 उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के लिए, ज्यादा प्रेशर करने की तो जरूरत है नहीं उसमें। चित्र बनाना, इसमें भी सिर्फ हमें अपनी आंखों और हमें अपने हाथों की जरूरत है, ठीक है। दिमाग का तो इस्तेमाल दौड़ने में भी होता है। तो ये दोनों की दोनों जो हमारी क्या कहते हैं वो होती हैं 2 प्रकार की मांसपेशियां, ये हर किसी में विकसित होती है, हर बच्चे में विकसित होती है। जो बच्चा दौड़ रहा है, कूद रहा है, इसका मतलब उसकी कौन सी मांसपेशी कंप्लीट हो चुकी है, अच्छे से विकसित हो चुकी है, वो है स्थूल। और अगर कोई बच्चा चित्र बना रहा है और लिख रहा है
तो वो बच्चा किस में सक्षम हो चुका है, पूरी तरीके से सूक्ष्म में एकदम बढ़िया तरीके से डेवलप हो चुका है। अब हम बात करेंगे, अगर बात करें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बच्चों के नियंत्रण और दक्षता को बढ़ाते हैं। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बच्चे की ताकत, बच्चे की सोचने के विचार। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं अगर वो मजबूत हैं और अगर वो बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं कठीले एकदम बढ़िया है तो बच्चा कोई भी कंपटीशन जीत सकता है। बच्चे के अंदर एनकरेजमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। इस उम्र में लगातार अभ्यास जरूरी है, बहुत जरूरी है हर चीज का अभ्यास। खेलने कूदने तैराकी, अगर बच्चा आज कर रहा है चलो ठीक है, आज उसने तैरना सीखा, कल उसने तैरना सीखा, उसके बाद उसने 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद स्किप कर दिया तो वो भूल जाए। उसके लिए उसको प्रैक्टिस करवाना है, उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाना है जिससे उसको ये चीज याद रहे कि कैसे तैरा जाता है और कैसे पानी से डूबने से बचा जाता है। लिखना पढ़ना हर एक चीज दक्षता तभी होगी जब उस बच्चे को हम प्रैक्टिस करवाएंगे, अभ्यास करवाएंगे। और अभ्यास सिर्फ फिजिकली नहीं होगी, अभ्यास किस में होगा, हमारा फूड में भी अभ्यास होगा, खाना भी बहुत अच्छा, डेली डेली अच्छा खाना जिसमें प्रोटीन मिनरल्स हर तरीके का हमारा बिल्कुल बैलेंस डाइट हो। अगर बैलेंस डाइट नहीं है तो इस उम्र का भी होना कोई फायदेमंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चों की जो एक्टिविटी जैसा टीचर कर रही है वैसा वो कर रहे हैं, तो इस समय बच्चा वही करता है जो सामने देखता है क्योंकि वो उसकी कैचिंग पावर इस टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाती है। अब हम इस स्लाइड में बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास। अब ये होता क्या है? संज्ञानात्मक विकास दिमाग से संबंधित है। बच्चा सोचने लगता है, चीजों को समझने लगता है, ध्यान कॉन्सेंट्रेट पावर अच्छी हो जाती है इस टाइम पे, स्मृति चीजें याद रहने लगती हैं, समस्या हल करने की क्षमता विकसित हो जाती है उसके अंदर। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है ना, नॉर्मली अगर हम बात करें पढ़ने लिखने या किसी चीज में, तो उसके अंदर ये चीज आ जाएगी कि मुझे किससे पूछना है किससे नहीं पूछना है और कौन मुझे सही बता सकता है और कौन नहीं बता सकता। तो बच्चे के अंदर ये टैलेंट आ जाता है 6 से 11 के बीच में। बच्चे निर्देशों का पालन करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन सारे मानते हैं, जिज्ञासा होती है उनको, मतलब ऐसी मतलब उनको हर चीज क्या करनी है, जाननी है। उनके अंदर इतना ज्यादा करेजमेंट होता है, अगर आप इन्हें एक टॉपिक बता दिया ना तो उस टॉपिक के बारे में उन्हें सारी जानकारी प्राप्त करनी है, इतनी अच्छी उनकी जिज्ञासा हो जाती है। कारण परिणाम, रीजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें वो बच्चे ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब उनका दिमागी विकास होना शुरू हो गया है। बच्चे गणना, वर्गीकरण, सामंजस्य, अगर हम बात करें ये सब सीखना चाहते हैं। दो अगर हम बात करें दो चीजों में डिवाइड कैसे करना है किसी चीज को, अगर ये पेन है तो उसको कैसे हाफ में डिवाइड करना है, अगर वो क्या कहते हैं नॉर्मल अगर वो कॉपी है या फिर रोटी है उसको कैसे हाफ में डिवाइड करना है, बच्चा अच्छे से जानता है। ठीक है, गणना करना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, नॉर्मली छोटे छोटे डिविजन्स बच्चे को आ जाते हैं, बच्चा कर लेता है। सामंजस्य, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है या फिर अगर हम बात करें वो किसी प्रॉब्लम से निकलना चाहता है तो उस चीज के लिए भी उसके पास सोल्यूशन है कि वो कैसे निकलेगा। ठीक है, अनुभवजन और मानस आधारित निर्णय लेने के लिए समझ विकसित होता है। धीरे 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 लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जब वो बच्चा बैठता है तो उसके अंदर दिमागी विकास इतना अच्छा होता है कि वो दूसरे अपनी जो फ्रेंडशिप है, जो उनके क्लासमेट्स हैं, उनका डेस्कमेट है, उससे कैसे उसको बात करना है, कैसे उसको समझना है, या घर के बाहर अगर वो खेल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ कैसे फ्रेंडशिप करनी है। इस उम्र में बच्चे बहुत फ्रेंडशिप भी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जैसा मैं हूं वैसा वो है, वो मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है। तो बच्चे इस उम्र में काफी सारी दोस्ती भी करते हैं और वो एकदम सोशल हो जाते हैं चीजों को लेकर के, अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना मस्ती करना, वो सारी चीजें उनके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे भाषा का विकास। सिंपल है, जो छोटा बच्चा होता है वो तो बोल तो पाता नहीं है, धीरे धीरे वो आ ये करने लगता है, फिर धीरे धीरे वो मम्मी बोलना सीखता है, छोटे थोड़ा 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 बोलना सीखेगा, फिर पानी को जैसे मम बोलना सीखेगा, मतलब वो धीरे 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 अपने वर्ड्स में कुछ इंप्रूवमेंट करेगा। तो नॉर्मली इस अवस्था में बच्चों का भाषा भंडार 14,000 से 30,000 शब्दों तक पहुंच जाते हैं। मतलब बच्चे इस अवस्था में वाक्य बनाने की स्थिति में आ जाते हैं, वो किसी भी शब्दों को मिला करके वाक्य बना सकते हैं। नए नए मुहावरे पढ़ते हैं, उनका अर्थ निकालना, कहानी कहना, कविता बनाना, ये सब सीखते हैं वो इसी उम्र में। तो उनको ये सारी चीजें आ जाती हैं। एक ही शब्द के कई अर्थ समझना, जैसे कि अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो पर्यायवाची में हवा,
हवा को हम पवन भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं। बच्चा जब ये पढ़ता है ना तो उसके दिमाग में आता है कि हम एक वर्ड के बहुत सारे वर्ड्स भी निकाल सकते हैं। संवाद कौशल, बातचीत करना और प्रस्तुति अगर हम बात करें सुधारती जाती है। उसकी जो प्रेजेंट करने की जो स्थिति है वो धीरे-धीरे क्या हो जाती है, इम्प्रूव। कभी-कभी क्या होता है कि जो बच्चे छोटे होते हैं वो अपनी बातों को प्रेजेंट नहीं कर पाते, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते चीज़ों को। धीरे-धीरे 6 से 11 साल की उम्र में बच्चा अपनी बात रिप्रेजेंट भी करता है और समझाने की कोशिश भी करता है सामने वाले को कि मैंने ये बोला है, मुझे ये करना है। ये चीज़ें बच्चों के अंदर आती हैं। अब बच्चा जोक्स भी समझता है, वो हँसेगा भी। हमें नहीं समझ में आ जाएगा बट बच्चे को समझ में आना शुरू हो जाएगा। पज़ल सॉल्व करना, चेस खेलना, पज़ल्स को सॉल्व वो बहुत इंटरेस्ट से कोई भी पज़ल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो क्यूब होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं। अब वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स आपने बच्चे के सामने बोला करके दिखाओ। इसको सारे आप कलर्स को इक्वल करके दिखाओ। पहले आपको बच्चे को दिखाना है, बच्चा पूरी कोशिश करेगा उसको करने की। वो उसमें क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। टंग ट्विस्टर्स आदि में भी रुचि लेता है। टंग ट्विस्टर जैसे फॉर द एग्जांपल अगर हम बात करें, टंग ट्विस्टर में होता है कि कच्चा पापड़, पक्का पापड़, ये टंग ट्विस्टर होता है। अगर हम किसी बच्चे को इंटरेस्ट से बता दें, इसको 5 बार बोलो, तो बच्चा बहुत कोशिश करता है इंटरेस्ट में, उसको 5 बार बोलने की कोशिश करता है, तो बच्चे को इसमें बहुत मजा आता है। ये देखिए ये पिक्चर बता सकती है कि बच्चा कैसे पजल सॉल्व करना है। ये अलग-अलग अल्फाबेट्स हैं जिसमें बच्चे ने एक वर्ड निकाला कैट। तो बच्चा इसके लिए बहुत तैयार हो चुका है कि वो अलग-अलग वर्ड से कुछ ऐसे वर्ड्स बना सकता है जिसकी मीनिंग हो। अब हम बात करेंगे सामाजिक और भावनात्मक विकास। अब सामाजिक बच्चा समाज में रह रहा है, भावनात्मक उसकी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो वो कैसा विकास होता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्मबोध की शुरुआत। नॉर्मली अगर सिंपल सीधी बात अगर हम बात करें तो बच्चे को थोड़ा बहुत इस चीज का भी कभी-कभी बुरा लग जाता है कि आपने एक बच्चे की तारीफ कर दी और उसकी बुराई कर दी। तो उसको भी थोड़ा-सा इस चीज का बुरा लगेगा। वो सोचेगा कि मैंने कहाँ गलती की जिसकी वजह से मेरी तारीफ नहीं हुई और उसने कहाँ पे अच्छा काम किया जिसकी वजह से उसकी बहुत अच्छी क्या हुई तारीफ। तो ये होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने आप को समझना। दोस्ती, इस उम्र में बच्चा दोस्ती करता है, साथ खेलता है, खेलने की भूमिका निभाता है, खेलता है, कूदता है, आना-जाना। मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो होते हैं वो आस-पड़ोस में रहते हैं तो स्कूल भी क्या करते हैं? आना-जाना करते हैं। सामाजिक नियम, बड़ों के आदर्श और अनुशासन। इस उम्र में बच्चों को सामाजिक नियम, सोसाइटी रूल एंड रेगुलेशन, जो मोरल वैल्यूज अगर हम वो सिखाएं तो बच्चा जल्दी सीखता है। रूल एंड रेगुलेशंस में भी बच्चा आना शुरू हो जाता है। अब नॉर्मल अगर हम बात करें 6 से 11 साल के बच्चे की, तो कोई भी रूल होगा, टाई पहन के आना, ओके डन, पहन के आएगा वो। लड़की को अगर हम बोलेंगे 2 चोटी बना के आनी है तो डन, वो बना करके आएगी। 6 से 11 साल की उम्र में वो सारी बातें मानेंगे, रूल एंड रेगुलेशन उनको पता है। हम रूल नहीं मानेंगे तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए वो सारे रूल एंड रेगुलेशंस मानते हैं। ठीक है, बच्चा अगर हम बात करें तो नकल करनी, रोल मॉडल की पहचान, वो नकल भी करता है। नॉर्मली नकल इन द सेंस चीटिंग की बात नहीं की जा रही। नकल का मतलब ये हो गया कि अगर वो किसी एक्टर को या फिर किसी क्या कहते हैं पुलिसमैन को या फिर किसी को भी वो अपना रोल मॉडल मानता है ना, तो वो उनकी तरह एक्टिंग करने लगेगा। जैसे बच्चे को जिन कुछ ही बच्चों को ना जैसे पुलिस बनने का शौक है, तो अगर वो पुलिस को देखेंगे ना तो वैसी घर में एक्टिंग करेंगे, क्योंकि उनको नकल करना है कि नहीं हम पुलिस बन चुके हैं और हमने पुलिस बनना है, तो हम अगर ऐसे करेंगे तो हम पुलिस बन जाएंगे। या फिर किसी बच्चे को वकील बनने का शौक है, डॉक्टर बनने का शौक है, तो बच्चे डॉक्टर की वो जो किट्स आती हैं जिसके अंदर डॉक्टर के नॉर्मल स्टेथोस्कोप होते हैं और छोटे-छोटे सिरिंज होते हैं, वो सारी चीजें फिर डॉक्टर की तरह वो बच्चों के साथ अपने जो क्लासमेट्स हैं या फिर उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो खेलना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब वो नकल भी करता है और रोल मॉडल भी किसी ना किसी को। अब रोल मॉडल मानने का मतलब ये है कि सिंपल सीधी बात है, वो किसी को अपना ऐसा मॉडल मानता है कि उसकी तरह आने वाले भविष्य में वो बनना चाहता है। परिवार, माता-पिता, शिक्षक, सहपाठी, मित्र का प्रभाव। अब सिंपल सीधी बात है, इस उम्र में बच्चे का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। सिंपल सीधी बात है, अगर आप बच्चे को अच्छी चीजें सिखाएंगे वो अच्छी चीजें सिखाएगा। परिवार में 2 लोगों के बीच में डेली लड़ाई हो रही है और वो बच्चा सामने से देख रहा है, उसके अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर सारे परिवार मिलकर साथ में रह रहे हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो वही करेगा जो परिवार करता है। माता पिता, माता पिता एक वो स्थिति होते हैं, वो पहला स्टेप होते हैं जो अपने बच्चे को सारी चीजें सिखाते हैं। माता पिता ही बच्चे का पहला स्कूल होते हैं। अगर माता पिता कोई नॉर्मली अब्यूज लैंग्वेज आपस में बात करते हुए यूज कर रहे हैं तो बच्चा भी डिट्टो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, तो वो क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, वही चीज सबके साथ बोलेगा।
एब्यूज लैंग्वेज शुरू कर देगा। ठीक है, तो माता पिता को अच्छी बातें और अच्छी चीजें बच्चे को सिखाना चाहिए। शिक्षक, अब काफी शिक्षक भी, जैसे नॉर्मल टीचर्स की बात करें तो टीचर्स कभी कभी बच्चों से भी बदतमीजी से बात कर देते हैं, डांट देते हैं। डांटने के बाद उन्हें जैसे बोलते हैं, ए तू इधर आ, ओए तू इधर आ। तो ये टीचर का ये लिहाजा नहीं है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है किनके ऊपर, बच्चों के ऊपर। तो अगर टीचर्स बच्चों को अच्छे से आप, तुम, हमारा ऐसे बात करेंगे तो बच्चों के अंदर ये सेट हो जाएगा उनके माइंड में कि अपने से बड़े हों या छोटे हों, हमें उनसे कैसे बात करनी है, बहुत अच्छे से बात करनी है। सहपाठी मित्र, अब इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर उसका क्लासमेट बहुत अच्छा है, टाइम टू टाइम काम कंप्लीट होता है, हर स्पोर्ट्स में पार्ट लेता है, तो उसका जो दोस्त होगा ना वो उसकी तरह बनने की कोशिश करेगा, या उसकी तरह नहीं बट उसके साथ रहने की कोशिश करेगा। तो वो भी हर टाइम पे हर स्पोर्ट्स में पार्ट लेगा, हर तरीके से काम करने की कोशिश करेगा, काम कंप्लीट करेगा, लर्न करेगा, तो पार्ट लेता रहेगा। लेकिन अगर उसका दोस्त नहीं पढ़ता, क्लास में स्टडी नहीं करता, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो कभी भी अपनी तरह नहीं बनेगा, वो उस बच्चे की तरह बनेगा जो उसका दोस्त है। तो एक बच्चे पे इन सब का प्रभाव पड़ता है, जिसको कहते हैं हम एनवायरमेंट, पर्यावरण। हमारा परिवार हमें पर्यावरण देता है, हमें एनवायरमेंट देता है अच्छा और बुरा सीखने का। हमारे माता पिता हमें वो पर्यावरण, वो क्या कहते हैं, एनवायरमेंट देते हैं जिससे हम अच्छा और बुरा सीख सकते हैं। शिक्षक, शिक्षक की वजह से बच्चा बहुत अच्छा बुरा दोनों सीखता है। सहपाठी और मित्र की वजह से बच्चा अच्छा बुरा और दोनों सीखता है। सही गलत की समझ, आदर भावना और सहयोग भावना का विकास, इस समय बच्चे को थोड़ी थोड़ी, अगर हम बात करें तो थोड़ी थोड़ी सही गलत की समझ आ जाती है। कि नॉर्मल अगर हम सिंपल सीधी बात करें कि होमवर्क करना है या स्पोर्ट्स में जाना है, स्पोर्ट्स में अगर गलत तरीके से मैं भागा तो मैं हार गया, क्यों हार गया, ये सारी चीजें बच्चा सोचना और समझने लगता है। आदर भावना, इस समय बच्चे के अंदर टीचर्स को लेके, पेरेंट्स को लेके हर तरीके से रिस्पेक्ट होती है। सहयोग भावना, कोशिश करता है बच्चा कि हम दूसरों की क्या कर सके, हेल्प कर सके, क्योंकि अगर हम उसको सिखा रहे हैं हेल्प करना तो वो हेल्प जरूर करेगा। अगर हेल्प करना नहीं चाहता और हमने इसको सिखाया नहीं तो वो कभी भी हेल्प नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हाउ आर यू फीलिंग से रिलेटेड एक पिक्चर डाली गई, जिसमें बच्चा एंग्री भी होता है, हैप्पी भी होता है, एक्साइटेड भी होता है, सैड भी होता है, अशेम्ड भी होता है, इस चीज को लेकर टायर्ड, थक जाता है, कंफ्यूज होता है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंट होता है, डिस्कस्ड, अगर हम बात करें तो बच्चे कुछ ऐसी आदतें करते हैं जिससे जो बिल्कुल डिस्कशनिंग होती है, वरिड भी होता है, बहुत चिंता, टेंशन भी हो जाती है बच्चे को, सरप्राइज भी होता है, हर्ट भी होता है, बच्चा भी हर्ट होता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ये सारी चीजें बच्चे के अंदर की फीलिंग है जो इस उम्र में धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे स्कूल, शारीरिक, मानसिक और गतिविधियां, खेल और सहपाठी। देखो इन सबका इम्पैक्ट एक बच्चे पे तो पड़ता है। स्कूल पे, स्कूल की अगर हम बात करें तो वो भी बच्चे पे पड़ता है। सहपाठी और मानसिक की अगर बात करें, सहपाठी और खेल की बात करें तो वो भी बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में क्या पहुंचाते हैं, बहुत बड़ा असर पहुंचाते हैं। स्कूल में टीचर बच्चों को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित और गलत कार्यों के लिए रोकता है। टीचर अगर बच्चे को नहीं बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है तो बच्चा उसको डिफरेंशिएट तो कर ही नहीं पाएगा, और अगर वो कर नहीं पाएगा तो उसको लाइफ में भी अपने फैसले लेने में बहुत ज्यादा क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो टीचर स्कूल में क्या करता है, बच्चे को सही और गलत की क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। बच्चे स्कूल में सहयोग, नेतृत्व और प्रतिस्पर्धा के और अनुशासन सीखते हैं। सहयोग, दोस्तों के साथ सहयोग करना, पार्टनर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ मॉडल बनाना, जिससे बच्चा एक दूसरे की हेल्प करना सीखता है। नेतृत्व करना, सिंपल कॉन्फिडेंट में लीडरशिप लेके आना, बच्चे के अंदर ये बिल्ड होता है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, कंपटीशन चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे वो खेल कूद में, बच्चा कोशिश करता है कि मैं फर्स्ट आऊं, तो दूसरे को बीट करने की क्या करता है, कोशिश करता है। अनुशासन सीखते हैं। इस यही उम्र है बच्चे को सही अनुशासन सिखाना, सही तरीके से नियम और कानून सिखाना। अभी सिखा दिया तो लाइफ टाइम बच्चे को वो चीजें याद रहेंगी। विद्यालय में परियोजना, कला, खेल, प्रतियोगिता, इन सब में हिस्सा बनना थे। अगर हम बात करें तो भैया हिस्सा लेना चाहिए बच्चे को। परियोजना, कोई भी मॉडल है उसमें, कला में, खेल में, प्रतियोगिता में बच्चे को हिस्सा लेना चाहिए। और हर विद्यालय का ये काम है कि बच्चा जिसमें अच्छा है उसमें वो पार्टिसिपेट करे, उसका कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको इंटरेस्ट आता है और नई नई चीजें वो अपने टॉपिक्स में ढूंढना शुरू कर देता है। ग्रुप वर्क से सहयोग और सामाजिकता बढ़ती है। ग्रुप वर्क, साथ में बच्चे बैठे हुए हैं, साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, नहीं आज हम जैसे फॉर एग्जांपल टीचर ने एक मॉडल दे दिया,
रिलेटेड टू ग्लोब से रिलेटेड मॉडल दे दिया, बच्चे क्या करेंगे, और वो पूरा के ग्रुप का मॉडल है, बच्चे अपना अलग अलग दिमाग लाए, कोई कहेगा नहीं बॉल से बनाना है, कोई कहेगा पेपर से बनाना है, कोई कहेगा वाटर कलर यूज करना है, कोई अलग अलग अपने अपने दिमाग लगाएगा, फिर वो सारे दिमाग लग के एक मॉडल बन के तैयार हो जाता है। तो बच्चा आपस में बात कर रहा है, सोसाइटी में रहना सीख रहा है कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे अपने आप को बनाना है, वो सारी चीजें इस उम्र में बच्चा सीख जाता है। तो वो भाई उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज विद्यालय है, जहां पे ये सबसे सारी सारी चीजें वो सीखता भी है और समझता भी है और पार्टिसिपेट भी करता है। अब हम बात करेंगे परिवार और अभिभावकों की भूमिका। परिवार की बात की जा रही है तो मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी फैमिली आते हैं, और अभिभावक हमारे शिक्षक, टीचर्स, वो कैसा रोल प्ले करते हैं। माता पिता एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अब माता पिता देखो दो तरीके की अगर हम बात करें, माता पिता हमेशा झगड़ रहे हैं, एक फैमिली में माता पिता बिल्कुल झगड़ रहे हैं डेली, सुबह भी झगड़ रहे हैं, शाम को भी झगड़ रहे हैं, पूरा टाइम झगड़ रहे हैं, और एक में माता पिता अपने बच्चे को प्यार भी दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, एक दूसरे से, इनफेक्ट एक दूसरे से भी क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्यार से बात कर रहे हैं। तो दोनों फैमिली का इम्पैक्ट क्या होगा, बिल्कुल अलग पड़ेगा। वो जो बच्चा है वो समझदार बनेगा, चीजों में डिफ्रेंशिएट करने लगेगा, जिनके पेरेंट्स बिल्कुल अच्छे से प्यार से बात करते हैं, बच्चे पे ध्यान देते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो अच्छा बच्चा भी बनेगा, सोसाइटी के लिए मोरल वैल्यू एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन जिस फैमिली में पेरेंट्स लड़ रहे हैं, बच्चे के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट, बच्चा शांत हो जाएगा, वही चीज वो बाहर भी करने की कोशिश करेगा, झगड़ने की कोशिश करेगा, लोगों से लड़ाई करेगा, नहीं तो वो शांत हो जाएगा। दो रास्ते हैं, इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं। तो माता पिता को क्या बनाना चाहिए, बच्चे को, बच्चे के सामने अपना एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चा अच्छा बने। बच्चों को आत्मविश्वास जगाने, प्रोत्साहन करने, अनुशासन सिखाने में मदद। अब माता पिता बच्चों के अंदर आत्मविश्वास जगाएंगे, नहीं आप कर सकते हो, नहीं आप इस कंपटीशन में पार्ट लोगे तो आप ये कर सकते हो, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। और उसके बाद प्रोत्साहित करने का, अगर हम बात करें प्रोत्साहित, इनकरेज करना, आपको बच्चे को इतना इनकरेज करना है कि बच्चा पार्टिसिपेट करे। अनुशासन सीखना, फैमिली से शुरू हो जाता है अनुशासन। अगर पेरेंट्स बच्चे को टाइम से उठा रहे तो बच्चा टाइम से उठेगा, अगर पेरेंट्स बच्चों को लेट उठा रहे हैं तो बच्चा लेट उठेगा। फिर नियम और रूल्स जो आप बनाएंगे, जो आप फिक्स करेंगे, वही बच्चा सीखेगा। तो माता पिताओं को अपने बच्चों को अच्छे रूल एंड रेगुलेशंस के साथ बड़ा करना चाहिए। परिवार सुरक्षा, संस्कार, नैतिक मूल्यों के लिए सहारा देते हैं। परिवार बच्चे का बहुत सुरक्षित जगह है, अगर वहां पे मोरल वैल्यूज, अच्छी बातें और अच्छी चीजें होती हो तो, नहीं तो परिवार का भी कोई मतलब नहीं हो सकता। संस्कार, बच्चे को अच्छे अच्छे संस्कार देने, रूल एंड रेगुलेशन, बड़ों की इज्जत करना है, छोटों की इज्जत करना है, सबसे प्यार से बात करना है, आप करके बात करना है, गाली नहीं देनी, अब्यूज लैंग्वेज नहीं यूज करना, ये सारे संस्कार बच्चों के अंदर डालने हैं। नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज क्या है, कितना मतलब मोरल वैल्यूज हमें हर जगह देखने को मिलती है, हम स्कूल में जाएंगे वहां भी सिखाया जाता है, घर पे भी सिखाया जाता है, रूल एंड रेगुलेशंस के साथ काम करना, ये हमारी क्या होती है, मोरल वैल्यूज होती है। अब बच्चे माता पिता व भाई बहन से व्यवहार सीखते हैं। बच्चों की अगर हम बात करें तो माता पिता से वो व्यवहार सीखते हैं। अगर आप बच्चों पे चिल्ला रहे, माता पिता बच्चे पे चीख रहे, चिल्ला रहे, तो इसका मतलब बच्चा भी चीखना, चिल्लाना और झगड़ना सीखता है। अगर आप बच्चों से प्यार से बात कर रहे हैं, उसको अच्छे से बात कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्टफुली बात करें, तो बच्चा दूसरों से भी बहुत अच्छे से और प्यार से बात। सकारात्मक संवाद, अगर हम बात करें सकारात्मक संवाद की, तो भाई घर में माँ बाप अगर अच्छे से बच्चे से बात करें, प्यार से बात करें, अब्यूज लैंग्वेज यूज ना करें, तो बच्चा भी वैसा ही सीखता है। अगर हम नकारात्मक गाली दे रहे हैं, हर छोटी छोटी बात पे अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, तो बच्चे का मानसिक स्तर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, वो भावनात्मक तौर से भी बहुत कमजोर हो जाता है। बच्चे पे घड़ी घड़ी चीखना, चिल्लाना, वो कमजोर, फिर वो अपनी बात ना किसी के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे किसी से क्या बात करनी है। तो बच्चे को अगर अच्छी नॉलेज देनी है और उसको कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है, तो बच्चे से अच्छे से बात करनी है, उसकी भावनात्मक स्थिति को खराब नहीं करना है। उसके बाद हम बात करेंगे मित्रों का महत्व। मित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मित्रों के साथ रहने से साझा अनुभव, सहयोग, प्रतिस्पर्धा का आभास होता है। फ्रेंड के साथ बैठे हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें तो सहयोग, आपस में लंच करना, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, होमवर्क में हेल्प करना और बोलने में हेल्प करना, ये सहयोग सीखते हैं। साझा, एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं। प्रतिस्पर्धा,
सिंपल है। नहीं मेरा दोस्त जो है वो फर्स्ट आया, नहीं मैं भी फर्स्ट आऊंगा। मेरे दोस्त ने अगर कंपटीशन में पार्ट लिया तो मैं भी पार्ट लूंगा। तो बच्चा ये चीजें धीरे धीरे सीखता है और करता भी है अपनी लाइफ में। मित्रता के रिश्ते आत्मसम्मान, नेतृत्व, टीम भावनाओं को बढ़ाने का। बच्चे का मित्रता का रिश्ता बहुत बढ़िया होता है, बहुत मजबूत होता है। इस टाइम पे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, एक पावर बिल्ड करता है। नहीं मेरा दोस्त मेरे साथ है, मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी पा सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ। नेतृत्व, टीम लीडर बन सकता है वो बच्चा, टीम भावना को बढ़ाता है, अच्छी अच्छी चीजें सीखता है अपने मित्रों से, तो वही चीजें वो अपने मित्रों को भी सिखाने की कोशिश करता है। पीयर प्रेशर, साथियों के दबाव को सही ढंग से समझना जरूरी है। सिंपल सीधी बात है। अगर बच्चा अपने फ्रेंड्स में कुछ गलत फ्रेंड्स चूज कर ले तो उसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर उसी समय बच्चे को पता चल जाए कि नहीं ये दोस्त मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है, देन वो बच्चा तुरंत उस चीज को अगर चेंज कर ले तो वो अपनी लाइफ के लिए अच्छा एक सुटेबल फ्रेंडशिप फ्रेंड ढूंढ सकता है। मित्रों का चुनाव और व्यवहार सीखने का बड़ा माध्यम। अब बड़े मित्रों को कैसे चुने, वो आपको उनके साथ बैठ के पता चलेगा। क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपस में गली में खेलते हुए बहुत सारे जो दोस्त आपका सहयोग करते हैं, जो इनकरेज करते हैं आपको हर चीज के लिए, जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है, इसका मतलब वो दोस्त क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा। अब व्यवहार सीखने का अगर हम बात करें तो जो दोस्त गाली गलौज कर रहा है, हर छोटी छोटी बात पे गाली दे रहा है, तो वो किसी भी के लिए फ्रेंडशिप करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे भाषा, बौद्धिक और सामाजिक विकास में इकट्ठा प्रभाव कैसे पड़ता है भाषा का। विद्यालय, परिवार, मित्र, सामाजिक वातावरण सभी विकास के सहयोगी। विद्यालय अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है विद्यालय में, परिवार अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, मित्र अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, सामाजिक वातावरण अगर अच्छा है तो बच्चा अच्छी चीजें सीखेगा, अच्छी भाषा बोलना सीखेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामाजिक विकास होगा। अगर समाज अच्छा नहीं है तो बच्चे गलत चीजें ही सीखेगा। भाषा विकास पर विद्यालय और घर दोनों का असर होता है। लैंग्वेज, टीचर अगर किसी बच्चे से अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहा है या तुम तू तड़ा करके बात कर, तो बच्चा भी वैसे ही सेम टू सेम बात करेगा। पेरेंट्स भी अगर अपने बच्चों से ऐसे बात करते हैं तो वो भी सेम टू सेम वैसे ही बात करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स ने कभी बच्चों को चीजें सिखाई नहीं, बच्चे ने सीखी नहीं, बच्चे ने जो सीखा वो बोल दिया। तो बच्चे को अच्छी चीजें सिखानी है। बच्चे को खुले वातावरण, प्रोत्साहन और सत्कार, अगर हम बात करें सकारात्मक अनुभव देना चाहिए। बच्चे को खुला वातावरण का मतलब है उसको अगर हम बात करें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से मजबूत करना है तो उसको खुला वातावरण देना पड़ेगा। अब एक बच्चा घर में बैठा है, एक बच्चा पूरे टाइम मतलब नॉर्मली अपनी लाइफ के अपनी कुछ पार्ट में से कुछ टाइम निकाल के दोस्तों के साथ खेलता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है। तो घर में बैठने वाले से फिजिकल एक्टिविटी करने वाला बच्चा जो होगा वो उससे ज्यादा स्ट्रांग भी होगा, मेंटली स्ट्रांग भी होगा और फिजिकल स्ट्रांग भी होगा। तो बच्चे को खुला वातावरण भी देना है, प्रोत्साहन करना है अच्छी अच्छी चीजों के लिए और सकारात्मक बातें बतानी है। अनुशासन, नियम, कला, संस्कृति, भागीदारी से विविधता मिलती है। अब बच्चा अनुशासन में है, सिंपल सीधी बात है, तो सोसाइटी में रहना सीख जाता है। अगर उसके नियम, रूल एंड रेगुलेशन के साथ है तो वो स्कूल में रहना और कॉलेजेस में रहना सीख जाता है। कला संस्कृति की अगर हम बात करें तो बच्चे को अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत सारी चीजें डेवलप होने शुरू हो जाती हैं, बच्चा भागीदारी लेना शुरू कर देता है। तो सिंपल सीधी बात है, बच्चे की भाषा, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और संज्ञात्मक विकास सब पे हमारी सोसाइटी, हमारा स्कूल, हमारा परिवार, मित्र, इन सब का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर वो अच्छा है देन बहुत बढ़िया, अगर वो बुरा है तो फिर बहुत ज्यादा बच्चे के साथ बुरा हो सकता है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सिंपल है, इसमें हमने सारी चीजें जानी कि 6 से 11 साल के बच्चे में संज्ञात्मक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, मसल्स स्ट्रांग होती हैं, उसकी हाइट बढ़ती है, पेरेंट्स का बच्चों पे क्या असर पड़ता है, परिवार का बच्चे पे क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देख ली, बात भी कर ली इस पे। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। सिंपल सीधी बात है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिए गए हैं ये आपके पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 से 11 वर्ष की अवस्था में शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक और भाषिक विकास में 5 उदाहरण दीजिए। शारीरिक की अगर हम बात करें, बच्चा फिजिकल स्ट्रांग होना, उसके लिए बच्चे को बाहर भेजना पड़ेगा। फिजिकली स्ट्रांग होगा तो उसकी मसल्स भी स्ट्रांग होंगी। संज्ञात्मक, बच्चा सोचने लगता है चीजें और उसको सोचने के लिए
हर चीज में उसको पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा, उसको सही और गलत बताना पड़ेगा। सामाजिक अगर हम बात करें तो अगर सामाजिकता की बात है तो सामाजिकता में बच्चा 6 से 11 तक बहुत सारी चीजें सीख सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें भी सीख सकता है। भाषिक विकास, इस समय बच्चे का सिंपल सीधी बात है, इस समय बच्चे का शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसके मसल्स मजबूत होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी बॉडी में इतना क्या कहते हैं ब्रेन की जो थिंकिंग पावर है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। संज्ञात्मक, बच्चा सोचने लगता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों चीजें करना शुरू कर देता है। सामाजिक, सोसाइटी में कैसे लोग हैं कैसे नहीं वो सारी चीजें ऑब्जर्व करता है। और भाषिक, इस बच्चे का भाषा पे बहुत प्रभाव पड़ता है। पेरेंट्स अगर अच्छे से बात नहीं करेंगे, अगर क्या कहते हैं अभिभावक अच्छे से बात नहीं करेंगे, बच्चा भी वैसे ही बात करेगा जैसे बच्चे के साथ बात होगी। मध्य शिशु वय में परिवार और स्कूल की क्या महत्व है? परिवार और स्कूल के महत्व ये है कि बच्चे को अच्छी चीजें, सकारात्मक चीजें सिखानी है, मोरल वैल्यूज सिखानी है, अब्यूज लैंग्वेज ना यूज करे वो सिखाना है। ये सारी चीजें मध्य शिशु वय में करना होता है। भाषा विकास की विशेषता बताइए। अब भाषा विकास की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इस समय बच्चे कोई भी भाषा सीख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, अगर हम बात करें संस्कृत, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज, लेकिन उसको उस समय पे सिखाना पड़ेगा। भाषा के विकास में बच्चा नेगेटिव भाषा भी सीखेगा और पॉजिटिव, डिपेंड करता है कि वो एनवायरमेंट कैसा है। मांसपेशियों में समन्वय और मोटर कौशल पर संक्षिप्त वर्णन दीजिए। मोटर कौशल की अगर हम बात करें, छोटे छोटे चीजें, हाथ की मसल्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, हाथों में हल्का फुल्का लिखना, पेंटिंग करना। मांसपेशियों का समन्वय की अगर हम बात करें, मांसपेशियां मजबूत होंगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं नॉर्मली फिजिकल एक्टिविटीज में। मित्रता के लाभ और चुनौतियों का क्या है? अब मित्रता के लाभ की अगर हम बात करें तो अगर अच्छा दोस्त है, आपको इंकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, तो बच्चा कंपटीशन में बहुत बढ़िया कर सकता है, कंपटीशन बहुत बढ़िया कर सकता है। अगर उसकी मित्रता बिल्कुल नेगेटिविटी में है, ना पढ़ना है ना लिखना है, बच्चा ना चीज अच्छी सोच सकता है, सिर्फ झगड़ा करना सोच सकता है, तो उसका इम्पैक्ट है वो दूसरे लोगों पे भी पड़ता है। तो सिंपल सीधी बात है, मित्रता भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चे के मानसिक विकास में, बच्चे की भाषा के विकास में, इन सारे विकास। तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा अभिवृद्धि और विकास, जो 6 से 11 साल के बच्चों में होती है, कैसे बच्चा बड़ा होता है और कैसे बच्चे के अंदर मानसिक सोच बढ़ती है। आज हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आपको एनआईओ से संबंधित कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई काउंसलिंग की परेशानी हो, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। धन्यवाद, शुक्रिया।